Very good afternoon. Today we are discussing a small topic of finance, that is future contract and forward contract and difference between them. First of all, definition: agreement between the counterparties, that is buyer and seller, to exchange an underlying asset at a predetermined price on an agreed upon expiry date. Expiry date से पहले पहले. Suppose today is 13 October. Now buyer and seller, both the parties are agreed to pay, and one party, that is seller, agreed to sell its commodity, या जो भी उसने एग्री किया है बेचने के लिए, वो कह रहा है कि मैं 10th नवंबर को at 3 PM पर तुम्हें इसी टाइम, सपोज 3 PM पे ही उसने 13 अक्टूबर को डील की थी, एंड इसी तरह उसने कहा कि 10 नवंबर को भी मैं 3 बजे ही इस डीलिंग को ख़त्म कर दूंगा डील करके. ठीक है, तो अब बायर की भी एक ऑब्लिगेशन बन गई कि वो उसको बाय करे. अब सेलर की ऑब्लिगेशन बन गई कि वो उस कमोडिटी को, या जो भी उनके बीच में जिस भी चीज़ को लेके डीलिंग हुई है, उसको वो सेल करे. ठीक है, तो ऑब्लिगेटेड टू परचेज अंडरलाइंग एसेट, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे जो उन्होंने स्पेसिफाई पहले ही किया, और स्पेसिफिक डेट पर. ठीक है, तो अब इसका एक फीचर है कि ये मार्केट एक्सचेंज जो है, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आर मोर स्टैंडर्डाइज्ड इसलिए इसको कहा जाता है कि बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं हैं. इसी वजह से इनके बीच में जो एक थर्ड पार्टी आती है यहाँ स्टैंड लेती है, वो उनको कहते हैं हम या तो बैंक्स, या फिर हम कहते हैं उसको क्लियरिंग हाउस. ठीक है, वो उस डीलिंग को क्लियर करती है इन अ वेरी एग्रीमेंट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में. ठीक है, ताकि कोई भी इन दोनों के बीच में जो इनडिसिप्लिन सी क्रिएट हो जाती है ना, लड़ाई झगड़े, वो ना हो. ठीक है, अब इसके पार्टिसिपेंट्स देखो: हेजर्स अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम एडवर्स प्राइसेस मूवमेंट्स इन द एसेट. किसी भी एसेट में अगर उनके डाउनसाइड एडवर्स प्राइस पे अगर कोई हेजिंग हो गई है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो थर्ड पार्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेव करती है. ठीक है, सब्सटेंशियल एक्सपोजर टू, जो बायर है वो, ताकि उसको एक्सपोजर ही मिले उस डीलिंग से, वो उसको कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, स्पेक्यूलेटर सीकिंग टू प्रॉफिट अपॉर्चुनिस्टिकली फ्रॉम द हाई रिस्क वॉलेटाइल ट्रेडिंग. ठीक है, देखो जितने जितने ज़्यादा वो रिस्क लेंगे, ऑब्वियसली उनको उतनी ज़्यादा हाई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. अब देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्रीमेंट तो आज बन जाता है बिटवीन बायर और सेलर, बट दोनों ऑब्लिगेटेड हैं कंप्लीट करने के लिए उस ट्रांजेक्शन को जो उन्होंने फ्यूचर में सोच ली है. ठीक, तो बायर और सेलर डू नॉट नो ईच अदर, जो मैं प्रीवियस स्लाइड में बोल चुकी कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बट जो थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, वो उस नेगोशिएशन को प्रॉपर डीलिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे. इसमें बोलते हैं कि व्हाट टू ट्रेड, वेयर टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड, हाउ मच टू ट्रेड, एंड क्वांटिटी ऑफ गुड टू ट्रेड, ऑल स्टैंडर्डाइज्ड अंडर द टर्म्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, अब इसको हम इसमें प्राइसिंग अजम्पशंस भी हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और क्लोजिंग पोजीशंस भी हैं. सेटलमेंट इसको हम दो तरीके के से कर सकते हैं, जैसे कैश, या फिर इसको हाथ के हाथ फिजिकल डिलीवरी. लेकिन अगर ये फिजिकल डिलीवरी फॉरवर्ड हो चुका है या हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये फिर हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? ये तो डायरेक्ट सेलिंग हो गई. इस वजह से सेटलमेंट इन टू वेज, कैश एंड फिजिकल डिलीवरी, इसमें ये मतलब नहीं है कि वो हम हाथ के हाथ कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो हमने सोचा है कैश के थ्रू हो, और हमें फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड मिल जाए उसी दिन जो हमने डेट फिक्स की है. अब क्लियर हुआ? बस यही है इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने देख लिया, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुन लो. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट विच कैन बी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का, एट अ प्री एग्रीड फ्यूचर पॉइंट इन टाइम एट स्पेसिफाइड प्राइस.
ठीक है। नाउ अब स्ट्रक्चर एंड पर्पस क्या है कि कस्टमाइज टू कस्टमर नीड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम कस्टमर की नीड को देखते हैं, कोई भी इनिशियल पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूजुअली यूज्ड फॉर हेजिंग, हेजिंग के बेसिस पे उनको सेट किए जाते हैं प्राइजेस को, इसलिए उसमें इनिशियल पेमेंट नहीं नीड होती। बट क्योंकि अब फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज्ड वे में किया जाता है उसको, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, तो भाई इनिशियल मार्जिन ऑफ पेमेंट तो ज़रूरी है ना उनको भी, तो इसलिए ये स्पेक्यूलेशन के लिए करते हैं ये वाली डीलिंग, और ये हेजिंग के लिए। हेजिंग मीन्स प्रोटेक्ट करना, स्पेक्यूलेशन हाई रिस्क हाई अपॉर्चुनिटीज हाई प्रॉफिट, इसलिए ये स्पेक्यूलेशन जो ज़्यादा रिस्क टेकर वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रेडी होते हैं डील करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट traded on a futures exchange to buy or sell a certain underlying instrument at a certain date in the future at a specified price। ये तो हमें क्लियर है ही। अब मार्केट रेगुलेशन नॉट रेगुलेटेड, लेकिन इसमें गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और CFTC इज गवर्निंग बॉडी। ठीक है, CFTC मतलब कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। इसमें नेगोशिएशन डायरेक्टली बाय द बायर एंड सेलर, लेकिन इसमें कोटेड एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, जो एक्सचेंज हमारी एक बॉडी है गवर्निंग बॉडी, उसके बेसिस पर होता है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर का एक चीज़ और पढ़ लो कि जैसे ये 5 में फ्यूचर एट $3.24 में था पार्टी ए और पार्टी पी, तो मैंने कहा था ना कि बीच में हमारी एक क्लियरिंग पार्टी, क्लियरिंग हाउस होता है, ये है वो। तो एक ये पार्टी ए, ये पार्टी बी, ये एक दूसरे को नहीं जानते, इस वजह से ये क्या करेगा, पार्टी बी से पेमेंट लेगा, पार्टी ए को अपनी पेमेंट देगा बाय डिडक्टिंग उनके जो चार्जेस हुए उनको डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको इस वाले एग्जाम्पल को समझने के बाद समझ आ जाएगा, समझने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। फार्मर है और एक ब्रेड मेकर है। फार्मर ने एग्री किया कि मैं तुम्हें 500 किलो का व्हीट 40 रुपये प्रति किलो में 3 महीने के बाद दूंगा। ठीक, तो अब ब्रेड मेकर 3 महीने बाद आता है फार्मर के पास कि भाई मुझे 500 किलो व्हीट दे दो और तुम पैसे ले लो। ठीक है, तो इस बेसिस पे उनका क्या पेमेंट बनी, 500 किलो इंटू में 40, तो क्या बना 20,000, विच इज़ एग्जैक्टली टू दैट प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस जो हमने स्पेसिफाइड कर दिया था उसी डेट पर कि मैं 3 महीने बाद आऊँगा, ये सब अपनी कॉमोडिटी लेके जाऊँगा, कैश भी इन्वॉल्व है इसमें, और क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल डिलीवरी। तो पर्पस सॉल्व हो गया। दैट्स वाई ये हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें हमारी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होती क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी एक दूसरे को नहीं जानते, इंटरनेशनली भी ये डीलिंग्स हो सकती है, नेशनली भी, तो इसलिए बैंक्स या फिर कोई भी जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उनकी एग्जिस्टेंस कंपलसरी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।